मैं प्रियंका आप सभी किसान भाइयों का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत करती हूं। किसान भाइयों, बात चाहे खेती किसानी की हो या बदलते मौसम की जानकारी की या फिर नए उपकरणों की, हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे खेती जगत में क्या कुछ नया है। खबरें खेती की में आप देख रहे हैं खबरें खेती की। मैं हूं आपके साथ रजनी राय। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। मत्स्य संपदा योजना से मत्स्य पालकों का विकास, गर्मी के मौसम में मुर्गियों को लू से बचाएं और किसानों के लिए बेहद उपयोगी पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन। सरकार द्वारा विविध क्षेत्रों में विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालकों को नए तालाबों के निर्माण में सरकार अनुदान देगी। इसके अलावा हैचरी और मत्स्य फीड के निर्माण में भी सरकार पूरा सहयोग करेगी। इस योजना की जानकारी लेने के लिए आप अपने नजदीक के मत्स्य निदेशालय से संपर्क कर सकते हैं। विशेष जानकारी दे रहे हैं मत्स्य निदेशालय के निदेशक मोहम्मद निशात अहम। योजना है, नया तालाब 7 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर इनको बनाना है और उसमें जो है 7 लाख में 7% अनुदान जो है वो निर्धारित है। उस 60% में से जो है वो 40% राज्य सरकार देगी, अब शेष जो है वो केंद्र सरकार देगी। तो इस तरह से ये तालाब बन रहा है। वर्तमान समय में बढ़ती गर्मी का पशु पक्षियों पर बुरा असर पड़ रहा है। गर्मियों के मौसम में मुर्गियों को लू से बचाने के लिए मुर्गियों का भोजन सुबह और शाम को ही दें। दिन में ताजे पानी की समुचित व्यवस्था रखें, जिससे लू लगने की संभावना कम रहती है। किसान भाई बहनों, वर्तमान समय में जल का समुचित प्रयोग और प्रबंधन बेहद जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ सिंचाई भी एक आवश्यकता है। इन दोनों का समन्वयन बनाने के लिए जो बीच की कड़ी है वह है सूक्ष्म सिंचाई, जिसके लिए ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन आदि प्रमुख तकनीकें हैं। इन तकनीकों के प्रयोग से कम पानी का प्रयोग करके भी हम बेहतर फसल प्राप्त कर सकते हैं। इन तकनीकों के प्रयोग से कृषि में जल की उपलब्धता की समस्या का समाधान किया जा सकता है, वहीं पौधों का समुचित विकास भी सुनिश्चित होता है। ड्रिप सिंचाई व स्प्रिंकलर विधि का इस्तेमाल कर किसान कम पानी में फसलों को अधिक पानी दे सकते हैं। उद्यान विभाग सिंचाई के इन साधनों के लिए किसानों को सब्सिडी भी देता है। सिंचाई के दौरान पानी की बर्बादी को रोकने के लिए उद्यान विभाग ने भी कायावाद तेजी की है। प्रदेश में सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को प्रेरित किया जा रहा है कि वह ड्रिप इरिगेशन को अपनाकर फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। वहीं अनुदान मिलने से भी इन्हें फायदा होगा। किसान भाई बहनों, हमारे देश में धान और गेहूं की खेती खाद्यान्न फसलों में सबसे बृहद पैमाने पर की जाती है। ऐसे में यदि नवीन तकनीकों का प्रयोग कर इनकी खेती की जाए तो लाभ का प्रतिशत काफी बढ़ाया जा सकता है। सफलता की कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वैशाली जिला के उमा शंकर राय जी से, जो कि प्रगतिशील किसान के तौर पर धान की खेती से लाभार्जन कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। किसान भाई बहनों, धान हमारे सूबे की प्रमुख फसल है। इसका उत्पादन और उपभोग दोनों ही बड़े पैमाने पर होता है। इसके उत्पादन के लिए हमेशा उन्नत प्रभेदों का ही चुनाव करें। संकर किस्म की धान में पूजा, नवीन, अजय, राज, लक्ष्मी आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा परंपरागत धान में भी मसूरी या कतरनी की खेती की जा सकती है। इनके प्रयोग से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाई बहनों, धान की खेती में दो प्रमुख समस्याएं हैं। एक तो इसकी रोपाई के लिए काफी श्रमिकों की आवश्यकता होती है और दूसरा इस पर खर्च भी अधिक होता है। धान उत्पादन को लेकर किसान की इन दोनों समस्याओं का समाधान पैडी ट्रांसप्लांटर कर सकता है। पैडी ट्रांसप्लांटर से धान की रोपाई करने पर श्रम तो बचेगा ही साथ धन की भी बचत होगी, साथ ही समय की भी बचत होगी, वह अलग। इस तरह से पैडी ट्रांसप्लांटर की मदद से किसान आसानी से खेत में धान की रुपाई करके उत्पादन और आय को बढ़ा सकते हैं। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं बाजार समिति पटना, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताज़ा भाव। लाल आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल,
सफ़ेद आलू 1800 रुपये प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 2000 रुपये प्रति क्विंटल। मौसम। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 से 2021-22 तक शहद का उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2021-22 में 1,33,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 74,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 13,000 से अधिक मधुमक्खी पालक और 21 लाख मधुमक्खियों की कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं।
आज भारत प्राकृतिक शहद का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आए और रोजगार के अवसर बढ़ाए। तो आइए देखते हैं एक साक्षात्कार जिसमें हम जानेंगे किसान उत्पादक संगठन के बारे में। नमस्कार, कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषय लेकर आते हैं और नए नए विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं, जो कि आपको कृषि संबंधी बहुत सारी जानकारी देते हैं, जिसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हर जानकारी आप कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए जान जाते हैं। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है किसान उत्पादन संगठन, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो है डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, तकनीकी पदाधिकारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा से हैं। जैसा कि हमारे जो किसान भाई हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो किस तरह से अपनी स्थिति को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो जी हाँ, अगर वो किसी संगठन से जुड़ते हैं तो अपनी स्थिति को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। उसमें किस तरह सरकार की कौन कौन सी योजना चल रही है, कैसे हमें आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से कैसे हमें संगठन के जरिए बल मिलता है, आज हम इसी सब को जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं हमारे जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा जी से। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि किसान उत्पादन संगठन क्या है। कि ये संगठन जो है किसान के हित में काम करने वाली एक संस्था है और इसको शॉर्ट में FPO इंग्लिश में कहा जाता है। ये संगठन किसानों के सदस्यों के द्वारा बनाया जाता है और इसमें जो है किसान ही इसके नीति निर्धारण करते हैं और उन्हीं के हित की सारी योजनाएं, सारे तरह के उनको सहूलियत, ताकि उनकी आमदनी बढ़े। और भारत सरकार किसानों की आय को दुगना करने के लक्ष्य में जो कदम बढ़ाई है, उसी योजना के तहत हर समूह बनाकर उनको विभिन्न तरह के लाभ पहुंचाने के लिए ये FPO का गठन किया गया है। सर, FPO क्या है और इस संगठन से जुड़ने से हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है? FPO किसानों का संगठन है। FPO से मूलतः किसान लाभान्वित होते हैं। किसान के लाभ के लिए भारत सरकार ने सहकारी स्तर पर हर जिला में, हर पूरे देश में इसकी स्थापना की है, ताकि किसानों के आय को दुगनी की जाए। इसके लिए किसान जो है सो आपस में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिससे उनको समय पर खाद, बीज, सिंचाई का प्रबंध, उसके बाद नेटवर्किंग, मार्केटिंग, जो भी सुविधा हो, जहाँ की कहीं उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। इसी उद्देश्य से सरकार ने पूरे देश में FPO का गठन किया है, जिसका संचालन और निर्धारण, नीति निर्धारण सभी किसान ही करते हैं। ये किसानों के लिए, किसानों के द्वारा बनाया गया एक संगठन है। सर, इस समूह में जुड़ने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती है और सरकार की तरफ से इन्हें क्या क्या सुविधा मिलती है? इसका संगठन बनाने के लिए कुछ मापदंड है सरकार द्वारा जो निर्धारित किया है कि पहला कि कोई भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा कि वो किसान हो, कोई आदमी दूसरा नहीं बन सकता, किसान ही बन सकता है, उसके पास किसान योग्य भूमि हो, तो वो अपना संगठन मिलजुल के बना सकते हैं। बहुत और कम से कम एक पहाड़ी क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में, दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग है। पहाड़ी क्षेत्र में कम से कम 100 किसान इससे जुड़ेंगे तो एक संगठन बन जाएगा FPO। और मैदानी क्षेत्रों में इसकी संख्या, क्योंकि इधर पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए इसमें 300 मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है कि एक ग्रुप में 300 आदमी मिलके इसको आप बना सकते हैं। सर, इस समूह से अगर हमारे किसान भाई जुड़ जाते हैं तो इससे क्या क्या लाभ मिलते हैं? तो पहला तो फ़ायदा है कि आप अपना योजना अपने बनाइए। उस योजना में कृषि में जो भी इनपुट मिलेगा वो आप इनपुट के सरकारी तौर पर, सब्सिडी के तौर पर, या बैंक से लोन लेना है, या हर तरह का फर्टिलाइज़र है, नेटवर्किंग है, मार्केट आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आपके उत्पाद का
जो आप प्रोड्यूस कीजिएगा उसका सही दाम मिलेगा, तो इससे किसान का खुशहाली आएगा, उसमें उनका इनकम बढ़ेगा। तो ये सब फ़ायदा है। नेटवर्किंग से भी जुट जाते हैं, कहीं लिंक देना है, कहीं ट्रेनिंग लेना है, किसी तरह का आपको जानकारी हासिल, तो आप उस संगठन से जुड़ने पर हर तरह का पैकेजिंग, हार्वेस्टिंग, कहीं आप कस्टम हायरिंग कर सकते हैं। मान लिया आप इम्प्लीमेंट आपके पास नहीं है, या इम्प्लीमेंट लेके कहीं कहीं पर आप उससे भी धनोपार्जन कर सकते हैं। इससे आपको नाबार्ड लोन देगा, बैंकिंग संस्था, SFC, बहुत तरह की संस्थाएं हैं जो अगर आप जुड़ते हैं तो उससे लाभ आपको मिल जाएगा किसान को। सर, आपने किसान उत्पादक संगठन से जुड़ने के बाद हमारे किसान भाइयों को कितना ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है? अगर इससे जुड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं, और ख़ास करके आर्थिक रूप से जो कमज़ोर किसान हैं वो तो इनसे जुड़ जाए और अच्छा खासा मुनाफा, हर तरह का फ़ायदा ले सकते हैं। तो सर, आप चलते चलते हमारे किसान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसानों को हम मैसेज यही देना चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग इस संगठन से जुड़िए। ये आपकी आर्थिक उन्नति, आपकी खुशहाली के लिए बहुत लाभप्रद है। आप हर तरह का सुविधा आप इससे ले सकते हैं, नाबार्ड से जुड़ सकते हैं, या आप कोई ट्रेनिंग लेना है, या किसी चीज़ का आपको कहीं जानकारी हासिल करना है, या कोई व्यापार करना है, कृषि उत्पाद से रिलेटेड कहीं पैकेजिंग करना है, तो वो सब व्यवस्था के तहत आप इससे जुड़ जाने पर किसान को लाभप्रद होता है। सर, आपने किसान उत्पादक संगठन के बारे में इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आइए देखते हैं एक और साक्षात्कार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। किसान बंधुओं नमस्कार। जब कभी भी किसी प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से आपका फसल बर्बाद हो जाता है तो आपको एक बहुत बड़ी आर्थिक क्षति होती है। इसकी भरपाई में आपको दो साल लग जाते हैं। आपको दोबारा खेती करने के लिए कर्ज तक लेना पड़ता है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इसके ज़रिए अगर आप अपने फसल की बीमा करा लेते हैं तो नुकसान वाली स्थिति में आपको भरपाई की जाती है। तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, कौन सी फसलें इसमें शामिल है, बीमा के तौर पे कितना प्रीमियम देना पड़ता है, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम अपने विशेषज्ञ से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के सूचना पदाधिकारी डॉक्टर कुमार राजवर्धन। सर, आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, शुरुआत इसी से करते हैं कि हमारे किसानों को संक्षेप में बताएं कि योजना है क्या और इसमें कौन कौन सी फसलें शामिल है। जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई है, और ये विशेषकर इसी जो किसानों के साथ समस्या आती है कि यदि कोई आपदा आ गई, किसी तरह कभी वर्षा नहीं हुई या कभी बाढ़ आ गई, तो इसमें सभी फसलें शामिल हैं। वो चाहे रबी फसलें हों, खरीफ फसलें हों, और जो बागवानी वाली फसलें हैं वो सभी फसलें शामिल हैं, जिसमें और किसान एक बहुत ही कम प्रीमियम देकर, जो रबी फसलें हैं, रबी फसलें के लिए 1.5% प्रीमियम देना है, और खरीफ फसलों के लिए 2% प्रीमियम देना है, और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना है। तो 5% बागवानी के लिए, खरीफ के लिए 2% और रबी के लिए 1.5%। तो इतना काफ़ी कम प्रीमियम देके वे अपनी जो फसलें हैं उन फसलों का बीमा करा सकते हैं। और उस फसलों को बीमा, अगर किसी भी कारण से वो फसल नहीं, उसमें बाढ़ आ गई या किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण या सुखाड़ के कारण, किसी भी कारण से यदि उनका फसल का उत्पादन 33% से कम रहता है, तो उसका जो भुगतान है, उसका जो बीमा का जितना पैसा मिलता है वो पैसा उनको मिलता है। तो इससे किसानों को जो नुकसान है उसकी काफ़ी भरपाई हो जाती है। तो इस तरह की विशेष योजना भारत सरकार ने 2016 में शुरू की थी, और इसको और भी अपग्रेड किया गया है, और ये काफ़ी अच्छी योजना है। सर, जो किसान आपको देख रहे हैं उनके मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि चूँकि अभी धान का समय आने वाला है, तो वो ये सोच रहे हो कि इसकी धान का समय आने वाला है तो कब इसकी बीमा कराएं, वो किससे बीमा कराएं, इस तमाम सवालों उनके मन में उठ रहा होगा। जिसका आपने सही कहा कि अभी धान का समय आने वाला है, और मैं किसानों को बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। 31 जुलाई 2023 तक वे अपने फसलों का, जो धान की फसल है या अन्य फसल जो वो लगाना चाह रहे हैं, उसका बीमा करा सकते हैं। ये बीमा
इनको करने के लिए दो तरह से है। एक ऐसे किसान जिन्होंने कोई ऋण नहीं लिया है, एक ऐसे किसान जिन्होंने कोई ऋण लिया है या फिर उनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है या कोई ऋण उन्होंने लिया हुआ है, जो ऋणग्रस्त किसान हैं, उनके लिए वो जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है उसके थ्रू या फिर किसान सलाहकार से बात करके जो उनका पोर्टल है उसके थ्रू वो अपने बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए और जो जिन्होंने कोई ऋण नहीं लिया है वो PMF जो ऑनलाइन है, PM जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑनलाइन जाके उसको चेक करेंगे तो उस पर जाके वो डायरेक्ट भी अपने से सीधे वो बीमा कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास चाहिए क्या, बीमा करने के लिए क्या चाहिए, तो बीमा करने के लिए और इस बीमा करने में वो भी किसान कर सकते हैं जिनका अपना खेत है, और वो भी किसान भी कर सकते हैं, बीमा करवा सकते हैं जो बेटाईदारी पर या किराए पर लेकर जो खेत करते हैं, जोतदार करते हैं, या बटाई पर जो किस्मी बटेदार हैं या जो करते हैं वो भी अपना बीमा करा सकते हैं। तो उनको उस ज़मीन का जो ज़मीन है उस ज़मीन का एक कागज़ चाहिए कि उसमें कितना ज़मीन है, कितनी उसका जो रकबा है वो रकबा बताने के लिए एक ज़मीन चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं के नाम पर हो सकता है कि वो ज़मीन किसी और की हो, बटाईदारी कोई और कर रहा हो, तो जो बटाईदार है वो भी उस फसल का बीमा करा सकता है। तो वो उसका सिर्फ एक ये देना है, उसका जो रकबा है वो रकबा देना है, जो अपने नज़दीकी ऑफिस से जो राजस्व अधिकारी है उससे वो प्राप्त कर सकते हैं, और फिर वो वहाँ जो ऑनलाइन है उस ऑनलाइन पर जाकर वेबसाइट पर जाके उसको, या फिर जो आसपास के किसान सलाहकार हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके पास जाकर वो ये चेक कर सकते हैं कि जितना खेत उनके पास है उसके लिए कितना बीमा राशि आएगी, कितना पैसा उनको देना है प्रीमियम का। क्योंकि बाकी का प्रीमियम जो होता है ये प्रीमियम सब्सिडाइज प्रीमियम है, 1.5% किसान देते हैं और बाकी का जो प्रीमियम होता है वो भारत सरकार देती है। तो जितना उनका प्रीमियम आएगा वो उतना प्रीमियम भुगतान करके अपना उसका बीमा करा सकते हैं। इस बीमा में एक और ख़ास बात है कि यदि वो किसी कारण से उन्होंने पूरी तैयारी कर ली, जैसे धान का बिचड़ा गिरा लिया, धान इसके बाद वो बारिश नहीं हो या किसी अन्य कारण से वो खेती नहीं कर पाते हैं, तो भी यदि इस तरह का पता चलता है कि नहीं, इसको किसी प्राकृतिक आपदा के कारण या किसी अन्य कारण से इन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी लेकिन किसान खेत में लगा ही नहीं पाया अपनी फसल को, तो भी इस बीमा का लाभ मिलता है उनको। सर, मेरे पास में आप जो बोल रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए, एक जो आजकल नील गाय का बहुत प्रभाव है, एक तरह से वो बर्बाद कर रहा है, क्या वो जो फसलों को बर्बाद कर रहा है तो किसान, उस तरह के किसान इसका लाभ उठा सकते हैं जिनके फसलों को नील गाय बर्बाद कर रहा है? नील गाय की जो समस्या है, नील गाय की समस्या भी प्राकृतिक समस्या में ही मानी जा सकती है, क्योंकि फसल बीमा योजना में ये प्रावधान है कि जो मानवीय कारण है, जैसे कोई खेत में आग लगा दे या किसी अन्य मानवीय कारण से यदि फसल को कोई नुकसान होता है तो फिर उसका फसल बीमा योजना के अंतर्गत वो शामिल नहीं होता। लेकिन किसी भी प्राकृतिक कारण से यदि वो उसका नुकसान 33% से ज़्यादा होता है तो उसको उसमें फसल बीमा योजना मिलती है। और इस फसल बीमा योजना की एक और ख़ास बात है कि फसल कटने के बाद जब आप खेत में लगा देते हैं, जैसे गेहूं काटने के बाद थोड़े दिनों तक पड़ा रहता है या धान खेत काटने के बाद वहां तक पड़ा रहता है, तो और फिर उसको घर में लाया जाता है, तो ये इसके अंदर 14 दिन तक, जो फसल काटने के बाद 14 दिन तक की जो प्रक्रिया है जहां खेत से लेकर घर तक उसको लाया जाता है, इस दौरान भी यदि किसी कारण से बारिश आ गई या किसी अन्य कारण से जो प्राकृतिक आपदा है इसके कारण से यदि 33% से अधिक नुकसान हुआ, जो नुकसान होता है, तो उसमें भी किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिलता है। और जो फसल बीमा योजना का जो लाभ है, इसके लिए जो सर्वे करने की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन प्रक्रिया है, जिसके कारण कम से कम समय लगे और 15 दिनों के अंदर अंदर उनके अकाउंट में ये पैसा मिलता है, किसी भी बिचौलिए या किसी भी अन्य के माध्यम से नहीं मिलता। जो अकाउंट इन्होंने भरा होगा उसी अकाउंट में जब ये अपना फसल बीमा करा रहे होंगे उस समय जो उन्होंने अकाउंट दिया होगा उसी अकाउंट में इनका पैसा वापस आ जाता है। सर, आखिरी सवाल, बाढ़ और सुखाड़ दोनों हमारे राज्य में आता है, तो अगर उनका फसल बर्बाद हो गया तो क्या प्रक्रिया उनको अपनानी पड़ती है भुगतान पाने के लिए? देखिए, ये सही कहा आपने कि बाढ़ और सुखाड़ इसलिए बिहार के किसानों के लिए तो बहुत ही आवश्यक है कि वे अपना फसल बीमा योजना करवाएं। और वो बाढ़ हो या सुखाड़ हो, किसी में भी यदि आपने फसल बीमा योजना करवाई है तो उसी, फिर जैसे हमने आपको बताया कि कैसे आपको फसल बीमा योजना करानी है, 31 जुलाई तक, मैं फिर कर रहा हूँ, 31 जुलाई तक लास्ट डेट है। फसल बीमा योजना ऑनलाइन जाके आपको कराना है। ऑनलाइन ही आप दावे के लिए बीमा, यदि आपको नुकसान होता है बाढ़ के कारण या सुखाड़ के कारण फसल का नुकसान हुआ, तो ऑनलाइन ही आप इसका अपना दावा कर सकते हैं। और जब आप ऑनलाइन दावा करेंगे तो उसका भुगतान
15 दिनों के आसपास में आपके अकाउंट में आ जाता है। तो उसी जो अकाउंट जो आपने दिया होगा, जब आपने फसल बीमा योजना कराई होगी, तो जो दस्तावेज आपने जमा किए हैं, जो आपने अपलोड किया होगा ऑनलाइन में, उसी दस्तावेज के आधार पर आपके अकाउंट पर वो चला आता है। तो इसलिए किसानों के लिए बहुत ही आवश्यक है, उसी वेबसाइट के थ्रू वो उनको अपना बीमा का क्लेम कर सकते हैं। डॉक्टर राजवर्धन सर, आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के हर पहलू पर विस्तार से जानकारी दिया, कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत शुक्रिया। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आज के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल।